मैं डॉक्टर गुलाब चंद मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर SRP गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई। कल हम बात कर रहे थे सत्ता क्या है, सत्ता की अवधारणा, मीनिंग, डेफिनेशन के बारे में बात कर रहे थे। सत्ता के स्रोत और सत्ता के हम प्रकारों की बात की थी। अब देखेंगे सत्ता पालन के क्या क्या आधार हैं और उनके सत्ता के प्रसंग में एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये होता है कि व्यक्ति सत्ता का पालन क्यों करता है। सत्ता की प्रकृति के संबंध में प्रमुख रूप से दो सिद्धांत है। एक औपचारिक सत्ता सिद्धांत है, दूसरा स्वीकृति सिद्धांत। मैक्स वेबर है, मैरी पार्कर है, चेस्टर बर्नार्ड है, साइमन के विचार बहुत महत्वपूर्ण हैं। और साइमन ने सत्ता पालन के प्रमुख रूप से 4 आधार बताए जो मैं उनकी व्याख्या करूँगा। पहला जो 4 आधार हैं सत्ता पालन के, वो हैं विश्वास। विश्वास सत्ता के पालन का संभवतः सबसे प्रमुख आधार है। अधीनस्थ सत्ताधारी के प्रति विश्वास के कारण उनके आदेशों का पालन करते हैं। सत्ताधारी के प्रति अधीनस्थों का विश्वास जितना गहरा होता है, सत्ताधारी के आदेशों का पालन उतना ही सरल और स्वाभाविक हो जाता है। लेकिन जब विश्वास की स्थिति को आघात पहुंचता है तो सत्ताधारी के लिए आदेशों का पालन करवाना उतना ही कठिन हो जाता है और आदेशों का पालन करवाने के लिए दबाव की शक्ति का सहारा लेना होता है। दूसरा है एक रूपता। ये मानव स्वभाव है कि वह उन लोगों के परामर्श, सुझाव, आदेशों को अधिक महत्व देता है जो उसके साथ विचारों, आदर्शों को एक रूपता रखते हैं। सत्ता पालन के प्रसंग में एक रूपता के महत्व को स्वीकार करते हुए राज्य व्यवस्थाएं उदारवाद, साम्यवाद, फांसीवाद में से अपने अनुकूल किसी विचारधारा का प्रतिपादन करती है और राजनीतिक नेतृत्व अधीनस्थों एवं सामान्य नागरिकों को अपने अनुकूल डालने का प्रयत्न करता है। तीसरी जो बात थी दबाव। अनेक बार दबाव और बाध्यकारी शक्ति सत्ता पालन के आधार के रूप में कार्य करते हैं और निसंदेह रूप से संगठन और प्रत्येक राज्य व्यवस्था में अल्प संख्या में ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन पर विश्वास या एक रूपता का प्रभाव कम पड़ता है, जो दमन और दबाव की भाषा समझते हैं। सत्ताधारी का प्रयत्न ये होना चाहिए कि सत्ता पालन के प्रमुख आधार के रूप में दबाव को अपनाने की आवश्यकता नहीं पड़े। इस दृष्टि से आवश्यक है कि सत्ताधारी के आदेशों को उचित, स्वतः, स्पष्ट हो। वैधानिकता। प्रत्येक संगठन में एक पद सौंपनात्मक व्यवस्था होती है और इस पद सोपान में सत्ताधारी को उच्च स्थिति प्राप्त होने के कारण सत्ता और सत्ताधारी के आदेशों की वैधता प्राप्त होती है। साइमन के मत में सत्ता को इस मान्यता कारण स्वीकार किया जाता है, उच्च प्राधिकारी के आदेशों का पालन किया जाना चाहिए। वैधानिकता का महत्व इस बात से स्पष्ट है कि जब कभी सत्ता के प्रसंग में वैधता का संकट खड़ा हो जाता है तब वह सत्ता को प्रभावशीलता को गहरा आघात पहुँचता है। और निष्कर्षतः ये सभी तत्व सत्ता पालन से मिले जुले आधार के रूप में कार्य करते हैं और कभी विश्वास प्रमुख आधार बन जाता है। दबाव की श्रेष्ठता का प्रतीक और प्रमाण ये होता है कि विश्वास सत्ता पालन का प्रमुख आधार और दबाव इस प्रसंग में गौण तत्व हैं। अब देखेंगे सत्ता की सीमाएं क्या क्या हो सकती हैं। सत्ता के बिना व्यवस्थित समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। चूँकि सभ्य और सुसंकृत समाज सत्ता की कुछ सीमाएं निर्धारित कर देता है जिसका पालन अनिवार्यतः किया जाना आवश्यक है। सत्ता की सीमाओं का आशय है कि सत्ता के प्रयोग और परिचालन पर प्रतिबंध, जिसमें सत्ता का मनमाना प्रयोग नहीं किया जा सके। सत्ता को संवैधानिक कानूनों और राजनीतिक परिस्थितियों में रहकर कार्य करना होता है और संस्कृति, मूल्यों, परंपराओं, नैतिक अवधारणाओं का उल्लंघन नहीं कर सकता। सत्ता की सीमाएं प्राकृतिक, नैतिक, उद्देश्यगत, आंतरिक और बाह्य यह प्रक्रिया संबंधी हो सकती हैं। सत्ता की सीमाओं का उल्लेख हम निम्न प्रकार से करेंगे। पहले है प्राकृतिक सीमा। संविधान में मूल अधिकारों का उल्लेख है और किसी भी राज्य व्यवस्था को यह अधिकार नहीं हो सकता कि वह नागरिकों को उनके जीवन, सामान्य स्वतंत्रताओं और सीमित संपत्ति से वंचित कर दें। ये सत्ता की प्रथम प्राकृतिक अनिवार्य सीमा है। इस सीमा को उल्लंघन करने वाले सत्ता का पतन निश्चित है। दूसरी बात है नैतिक या धार्मिक विश्वास। नैतिकता और धार्मिक विश्वास भी सत्ता की अनिवार्य सीमा है। जब कोई सत्ता नैतिकता और धार्मिक विश्वासों के प्रतिकूल आदेश देती है तो उसका पालन करवाना बहुत अधिक कठिन हो जाता है। तीसरी जो बात है संस्कृति। संस्कृति जीने का एक ढंग का नाम है जो अपने आप को कला,
साहित्य, धर्म, फैशन और संगीत और आचार विचार के रूप में प्रकट करते हैं। संस्कृति है ही वो, एक संस्कृति जीवन जीने की कला है और कला धार्मिक, साहित्य, फैशन, संगीत, आचार विचार के रूप में प्रकट होती है। इसी को हम संस्कृति कहते हैं। हमारी कार्य प्रणाली क्या है, हमारा जीवन स्तर क्या है, हम कैसे रहते हैं, समाज में कैसे अपने आप को तय करते हैं। तो सत्ता को संस्कृति या समाज के सांस्कृतिक जीवन में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं हो सकता और नई संस्कृति के क्षेत्र में उनके द्वारा कुछ किया जा सकता। चौथी जो बात थी, संविधान, नियम और उपनियम। संविधान राज्य सत्ता का अंतिम स्रोत होता है और चूंकि सर्वोच्च सत्ता के लिए संविधान के प्रावधानों का पालना आवश्यक होता है, इसके अतिरिक्त प्रत्येक व्यवस्था कुशल और कार्य संचालन के लिए नियम उपनियम बना लेती और ये नियम उपनियम भी सत्ता की सीमाएं निर्धारित कर देती। पांचवा जो कारण है, आर्थिक सीमाएं। प्रत्येक राज्य व्यवस्था के आर्थिक साधन, आर्थिक क्षमताएं सीमित होती हैं और ये आर्थिक साधन और क्षमताएं सत्ता को सीमित करने की प्रवृत्ति रखते हैं। छठी जो बात है, अधीनस्थों की क्षमताएं और अधीनस्थों द्वारा निर्देशन। कोई भी सत्ता अपने निर्णयों को लागू करने और आदेश मनवाने का कार्य अधीनस्थों के माध्यम से करते हैं। अधीनस्थों की क्षमता की सीमाएं सत्ता की सीमा निर्धारित कर देती। विभिन्न व्यवस्थाओं में प्राय उनके कार्य करने वाले कर्मचारी निजी हितों में वृद्धि के लिए संघ आदि बनाकर सामूहिक सौदेबाजी करते हैं। ये स्थिति सत्ता पर अवरोध लगा देती। अंतर्राष्ट्रीय संगठन और अंतर्राष्ट्रीय कानून। वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के अस्तित्व और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को आंशिक मान्यता ने भी सत्ता पर सीमा लगाई है। यद्यपि अंतर्राष्ट्रीय संगठन, अंतर्राष्ट्रीय कानून को बाध्यकारी शक्ति प्राप्त नहीं है, लेकिन साथ ही ये सत्य है कि राज्य सत्ता द्वारा मनमाने तौर पर इनकी अवहेलना नहीं की जा सकती। इन सब के अतिरिक्त भी सत्ता की कुछ सीमाएं हैं, जैसे राज्य व्यवस्था के कुछ निर्धारित उद्घोषित लक्ष्य होते हैं और सत्ता इन लक्ष्यों आदर्शों का उल्लंघन नहीं कर सकती। सत्ता की कुछ तकनीकी सीमाएं और कुछ मनोवैज्ञानिक सीमाएं भी होती हैं। राजनीतिक चिंतन की सार्थकता सत्ता को सामर्थ्य प्रदान करने साथ साथ उस पर सीमाएं लगाने की में है, जिससे सत्ता की जनहितकार्यकारिणी स्थिति बनी रहती। अब देखेंगे औचित्यपूर्णता या वैधता। औचित्यपूर्णता या वैधता की धारणा बहुत प्राचीन है, लेकिन वर्तमान समय और संदर्भ में नवीन अर्थ प्राप्त किए हैं। सभ्यता, संस्कृति, राजनीति विकास के साथ साथ मानवीय जीवन व्यवहार में दमनात्मक शक्ति संबंधों की भूमिका कम होती जा रही है और शक्ति के अदमनात्मक तत्व जैसे प्रभाव, सत्ता, नेतृत्व की भूमिका निरंतर बढ़ती जा रही है। शक्ति के दमनात्मक अदमनात्मक दोनों ही श्रेणी के तत्वों में समान रूप से लागू होती है कि वैधता या औचित्यपूर्णता के साथ जुड़ जाते हैं तो उनकी शक्ति और प्रभाव बहुत बढ़ जाता है। लेकिन जब औचित्यपूर्णता की स्थिति प्राप्त होती है, औचित्यपूर्णता पर संदेह उत्पन्न होता है, तब मानवीय व्यवहार को प्रभावित करने के संबंध में उनकी सीमाएं बहुत अधिक बढ़ जाती हैं। शक्ति और प्रभाव और सत्ता औचित्यपूर्णता की स्थिति प्राप्त करके प्रभावशाली और दूसरों के व्यवहार को परिवर्तित करने में सफल होते हैं। डेल के अनुसार राजनेतागण अपने कार्यों को औचित्यपूर्णता के वस्त्र पहनाते हैं और ऐसा हो जाने पर उन्हें सत्ता की स्थिति प्राप्त होती है। प्रभाव को सत्ता के रूप में स्थापित करने का कार्य औचित्यपूर्णता के आधार पर संभव होता है। यदि अधिक महत्वपूर्ण है, मैक्स वेबर ने केवल औचित्यपूर्ण सरकारों और सत्ताओं का विश्लेषण करना अपना मूल विषय माना। लोकतंत्र में विशेष महत्व। सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं की प्रभावशीलता और औचित्यपूर्णता पर निर्भर करते हैं, लेकिन लोकतंत्री व्यवस्था में औचित्यपूर्णता का महत्व सर्वाधिक है। लोकतंत्र जन सहमति पर आधारित शासन होता है। लोकतंत्र में भय आतंक के आधार पर जनता से आज्ञा पालन करा पाना बहुत अधिक कठिन हो जाता है। इसलिए लोकतंत्री व्यवस्था को औचित्यपूर्णता की सर्वाधिक आवश्यकता पड़ती है। बल है, दमन है आदि का प्रयोग बहुत कम मात्रा में होना चाहिए। डेमोक्रेसी सेटअप का यही तकाजा है। इनका अधिक प्रयोग किए जाने पर सत्ता अपनी औचित्यपूर्णता खो बैठती है और कालांतर में समस्त राजनीतिक व्यवस्था के लिए घातक हो सकती है। व्यक्ति और सत्ता के बीच अच्छे संबंधों की स्थापना के लिए आवश्यक है कि वो औचित्यपूर्णता की स्थिति प्राप्त की जाए और राजनीतिक व्यवस्थाएं सदैव और सर्वत्र औचित्यपूर्णता की तलाश में रहती है। अब देखेंगे औचित्यपूर्णता अवधारणा विकास क्या है। इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के
लेगिटिमेस से हुई है और मध्यकाल में इसे यह आंग्ल भाषा में लॉफुल अर्थात वैधानिक कहा गया। उचित पूर्णता के विचार या धारणा ने अपना एक लंबा इतिहास है। प्लेटोन जैसे न्याय भावना के अंतर्गत उचित पूर्णता का बीजारोपण कर दिया। उनके अनुसार प्रत्येक शासन का बुद्धिपूर्ण आधार होना चाहिए। जड़े नैतिक मूल्य, दीर्घकालीन विश्वास, सामान्य स्वीकृति की गहराई तक होनी चाहिए। सिसरो ने एक शब्द का प्रयोग किया कि विधि द्वारा गठित शक्तियों या न्यायाधीशों के लिए किया। बाद में इस प्रयोग प्राचीन परंपराओं के प्रति अनुकूलता, रूढ़िगत क्रियाविधियाँ, संवैधानिक नियमों, सुव्यवस्था के तत्वों को ग्रहण किया। आधुनिक युग में एक सार्वभौमिक धारणा के रूप में इसका प्रतिपादन मैक्स वेबर के द्वारा किया गया। उचित पूर्णता विश्वास पर आधारित होते हैं और राजनीतिक व्यवस्था के लिए आज्ञा पालन की स्थिति प्राप्त करते हैं। मैक्स वेबर ने उचित पूर्णता के आधारों पर विस्तृत विचार किया। 3 आधार बताए: परंपरागत, बौद्धिक, कानूनी और करिश्मा। एक विचार काल स्क्रिमिट ने लोकतांत्रिक उचित पूर्णता की समस्या पर विचार किया। उचित पूर्णता एक स्थिति का नाम जिसके अंतर्गत एक राजनीतिक व्यवस्था के सामान्य जन को ये विश्वास होता है कि सत्ता धारक की सत्ता उसका प्रयोग सामान्य स्वीकृत नियमों, क्रियाविधियों पर आधारित होती है। शासकीय शक्ति की नींव माना जाता है। सरकार को चेतना रहती है कुछ शासन करने का अधिकार है, दूसरे और शासकों के द्वारा उसके अधिकार को स्वीकार किया गया। एसएम लिपसेट के अनुसार उचित पूर्णता का अभिप्राय व्यवस्था की उस योग्यता और क्षमता से है जिसके द्वारा विश्वास उत्पन्न किया जाए, रिश्ता रखा जाए। राजनीतिक संस्थाएं समाज हेतु सर्वाधिक समुचित हैं। उचित पूर्णता की उपयुक्त परिभाषाओं से ये स्पष्ट होता है कि उचित पूर्णता का अर्थ उसकी सहमति या स्वीकृति से जो लोगों के राजनीतिक संबंधों को, राजनीतिक व्यवस्था को संबंध में बताया जाता है। किसी राजनीतिक व्यवस्था, किसी संस्था के लोगों की ऐसी स्वीकृति प्राप्त होती है जो उस व्यवस्था में वैधता की कमी हो सकती है। अब देखें उचित पूर्णता की क्या क्या विशेषताएं हैं। पहली जो बात है कि उचित पूर्णता की धारणा में एक विशेष विश्वास विकसित करने की व्यवस्था की क्षमता सम्मिलित है। किसी राजनीतिक व्यवस्था को उचित इस बात पर निर्भर करता है कि वहाँ के लोग अपने विश्वासों के आधार पर उस प्रणाली को किस सीमा तक वैध समझते हैं। कुछ व्यक्तियों के द्वारा संकुचित हितों को सामने रखकर रक्त क्रांति या किसी अवैधानिक साधन द्वारा साधन शक्ति को अपने हाथ में लिया जा सकता। दूसरा, उचित की धारणा के साथ प्रभावकता की धारणा संबंध है। लिपसेट का यह मानना है किसी राजनीतिक व्यवस्था की स्थिरता उसकी वैधता उसकी प्रभावकता पर निर्भर करती है। किसी व्यवस्था की वैधता तभी प्राप्त हो सकती है जब कुछ सीमा तक उसकी सीमा तक प्रभावकता प्राप्त कर ले। तीसरी जो बात है, किसी व्यवस्था का उचित संबंधित लोगों के मूल्यों पर निर्भर करता है। किसी व्यवस्था के लोगों की स्वाभाविक या ऐच्छिक सहमति, दूसरे शब्दों में वैधता तभी प्राप्त होती है जो देश की सर्वमान्य जनता के मूल्य और विश्वास पर आधारित हो। वैधता शक्ति को सत्ता में परिवर्तित करने का गुण है। एक राजनीतिक कहावत है कि उचित शक्ति ही सत्ता होती है। इसका आशय शक्ति को सत्ता की स्थिति तभी प्राप्त होती है जब उसमें जन सामान्य की दृष्टि से वैधता प्राप्त कर रखी है। और पांचवी जो चीज़ थी, वैधता विशाल सामाजिक स्वीकृति पर आधारित होती है। किसी व्यवस्था की वैधता कुछ विशेष व्यक्तियों पर निर्भर होती है। ये विशाल सहमति किसी भारी दबाव या प्रभाव कारण नहीं होनी चाहिए, वरन उसका आधार संबंधित लोगों की विवेकशीलता, उसके विश्वास पर विचार होना चाहिए। वैधता की धारणा मूलतः उस योग्यता पर आधारित है जिसे योग्यता द्वारा लोगों को राजनीतिक व्यवस्था में अच्छे होने के प्रति विश्वास कराया जा सकता है। अब देखेंगे उचित पूर्णता के प्रकार और वर्गीकरण। मैक्स वेबर ने उचित पूर्णता 3 प्रकार बताएं। एक परंपरागत उचित पूर्णता, दूसरा बौद्धिक कानूनी उचित पूर्णता, तीसरा है करिश्यात्मक उचित पूर्णता। और रॉबर्ट हेल ने उचित पूर्णता को सरकार के वर्गीकरण का व्यापक आधार माना। और वास्तव में उचित पूर्णता का मापना बहुत कठिन है। राजवैज्ञानिकों द्वारा संबंध में कुछ अनुभवात्मक संकेतक प्रयुक्त किए गए जो विश्वसनीयता की मात्रा पर आधारित है। उस व्यवस्था में नीतियों क्रियान्वयन के दमन के स्तर, सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए किए प्रयत्नों की संख्या, और तीसरा है सरकार को संचालित करने वाले राजनीतिक प्रभाव, और चौथा है गृह युद्ध, विद्रोह, नागरिक अवज्ञा की घटना। अब उचित पूर्णता क्या क्या संकट हैं। उचित पूर्णता के संकट का अर्थ यह है कि व्यवहार में अनेक बार व्यवस्था की वैधता उचित पूर्णता के लिए संकट की स्थिति खड़ी हो जाती है, चाहे राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परिस्थिति पर निर्भर करती है। अब उनमें कुछ तत्व हैं। पहला जो हम व्याख्या करेंगे, नवीन अवस्थाएं हैं। तो समय की गति के साथ नवीन विचार, जो नवीन अवधारणा है, नवीन जो ढांचे उत्पन्न होते हैं, उन प्रकार की नवीन व्यवस्थाएं जन्म लेती है और परिवर्तित परिस्थितियाँ और नवीन अवस्थाओं के कारण राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन की आवश्यकता उत्पन्न होती है।
दूसरा है जो प्रमुख परंपरागत समूह संस्थाओं समूह के लिए अस्तित्व का संकट है। वैधता का संकट उस समय भी खड़ा हो सकता है जब नवीन अवस्थाओं के कारण प्रमुख परंपरागत संस्थाओं समूह की स्थिति के लिए खड़ा संकट होता है। ऐसी स्थिति खड़ी होती है तो संस्थाओं समूह द्वारा पूरी शक्ति और सामर्थ्य के साथ न केवल नवीन अवस्थाएं वरन नवीन अवस्थाओं को स्वीकार करने वाली राजनीतिक व्यवस्था में चुनौती दी जाती है। नवीन समूहों के राजनीति में प्रवेश से उत्पन्न समस्या। समय की गति के साथ साथ समाज में नवीन प्रकार के समूह अस्तित्व में आते हैं। इस समूह की इच्छा और आकांक्षा देश की राजनीतिक व्यवस्था में प्रभावशाली रूप से भाग लेती हैं। और चौथी बात है व्यवस्थाओं के प्रति अत्यधिक आशाएं और आकांक्षाएं। जब परिवर्तित परिस्थितियों के कारण नवीन राजनीतिक व्यवस्थाएं और संस्थाएं अस्तित्व में आती हैं तो सामान्य जन उस व्यवस्था से बहुत अधिक आशाएं आकांक्षाएं पाल लेते हैं और राजनीतिक व्यवस्थाएं जन सामान्य की इन आशाओं आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाते तो उनकी वैधता के लिए संकट खड़ा हो जाता है और नव स्वतंत्रता प्राप्त आने के एशियाई अफ्रीकी देश की स्थिति है। अब प्रश्न ये उठता है कि वैधता को किस प्रकार प्राप्त किया जाए, स्तर रखा जाए। राजनीतिक व्यवस्था के लिए वैधता प्राप्त करने का कोई निश्चित सरल फार्मूला तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन कुछ ऐसे उपाय हो सकते हैं जिन्हें अपनाने पर राजनीतिक व्यवस्था के लिए वैधता को प्राप्त किया जा सकता है, स्तर रखा जा सकता है। और ये 4 उपाय बताए गए हैं, ये कुछ 6 उपाय बताए गए हैं। पहला है नवीन परिस्थिति के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन। किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के लिए वैधता की स्थिति तभी बनी रह सकती है जब राजनीतिक व्यवस्था सामाजिक आर्थिक राजनीतिक क्षेत्रों की बदलती हुई परिस्थितियों के अनुरूप अपने आप को डालने में सफल है। यदि किसी राजनीतिक व्यवस्था में बदली हुई परिस्थितियों के अनुरूप परिवर्तन नहीं किए जाए तो उस व्यवस्था की वैधता खतरे में पड़ जाती है। दूसरी जो बात है परंपराओं की रक्षा। प्रत्येक देश में कुछ ऐसी स्थापित परंपराएं होती हैं उस देश के जनजीवन का अनिवार्य अंग बन जाता है और राजनीतिक व्यवस्था से जुड़ी संस्थाओं अधिकारी वर्ग के लिए उचित मार्ग है कि इन स्थापित परंपराओं की पवित्रता को भंग न करें अपितु अपनी स्थिति को इन स्थापित परंपराओं के अनुरूप निर्धारित करें। डब्ल्यू ग्रीन के शब्दों में एक राजनीतिक व्यवस्था जिसकी वैधता ऐसी परंपराओं पर आधारित होती है जो लोगों के मनों में समाई होती है, न केवल अधिकांशतः स्थिर होती है और अपितु इनाम और दंड देने के बिना ही अप्रत्यक्ष रूप से लोगों के बहुत अधिक व्यवहार को नियंत्रित करने योग्य होती है। वैधानिक व्यवस्था की रक्षा। जिस विधान के आधार पर किसी व्यक्ति समूह ने राजनीतिक शक्ति ग्रहण की है उसके द्वारा संबंधित विधि विधान के न केवल बाहरी स्वरूप वरन उसके आंतरिक स्वरूप और उसकी आत्मा की रक्षा की जानी चाहिए। चौथी जो बात है व्यक्तिगत चमत्कारिक गुणों के द्वारा व्यवस्था की वैधता बनाए रखने में नेतृत्व का योगदान बहुत बड़ा है, लीडरशिप का। यदि राजनीतिक व्यवस्था का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति या वर्ग के चमत्कारी व्यक्तिगत गुण हैं तो सामान्य जन नेतृत्व और व्यवस्था के प्रति सम्मान का अनुभव करता है। व्यवस्था के प्रति आदेश का पालन करना अपना धर्म समझते हैं और व्यवस्था की वैधता बहुत अधिक बढ़ जाती है। कौटिल्य से लेकर आधुनिक विचार शास्त्र और मार्कुच तक ने इस बात पर बल दिया कि सर्वोच्च नेतृत्व द्वारा चमत्कारी गुण प्राप्त करने का निरंतर प्रयत्न किया जा रहा है। जैसे वर्तमान संदर्भ में हम देखें नरेंद्र मोदी का जो चमत्कारी गुण है, जो लीडरशिप है, वो काफ़ी हद तक प्रभावित करने का काम करता है। प्रभावक तत्व। आधुनिक युग में किसी व्यवस्था के लिए वैधता प्राप्त करने का बहुत प्रमुख साधन उसका प्रभाव होना है। व्यवस्था द्वारा नागरिकों के जीवन, संपत्ति और हितों की रक्षा और वृद्धि की जानी चाहिए। और जब सामान्य जन अनुभव करते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था उनके हितों की रक्षा वृद्धि करने की इच्छा रखते हैं तो ऐसा करने में सक्षम हैं तो व्यवस्था की वैधता बहुत अधिक बढ़ जाएगी और लंबे समय तक बनी रहेगी। नेक्स्ट और लास्ट जो हम देख रहे हैं लोकतांत्रिक ढांचे में राजनीतिक संस्थाओं को सशस्त्र सेनाओं से पृथक रखना, सेपरेशन रखना। लोकतांत्रिक ढांचे को बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि नागरिक सत्ता या जनता की प्रतिनिधि सत्ता की सर्वोच्चता हो और सैनिक सत्ता नागरिक सत्ता के अधीन रहे। डेमोक्रेसी सेटअप लोकतांत्रिक जो ढांचा है उसके अंतर्गत वैधता को बनाए रखने के लिए उसका पालन किया जाना चाहिए। चूँकि ये एक व्यवहारिक सत्ता है कि सशस्त्र सेनाओं को राजनीतिक संस्थाओं से दूर न रखा जाए तो राजनीतिक व्यवस्था की वैधता के लिए संकट बन सकता है और सैनिक शासन स्थापित होने की आशंका बनी रहती है। जैसा कई बार पाकिस्तान में हुआ ऐसा। और निष्कर्ष रूप से निस्संदेह रूप से कहा जा सकता है किसी राजनीतिक व्यवस्था की वैधता और स्थिरता इस बात पर निर्भर करती है कि वह व्यवस्था नवीन परिस्थितियों के अनुसार बदलती है या नहीं। इसके अतिरिक्त वैधानिक व्यवस्था और नेतृत्व वर्ग के व्यक्तिगत चमत्कारी गुणों के द्वारा, मैं जैसे बात कर रहा था लीडरशिप की, और जो करिश्माई जो नेतृत्व है नरेंद्र मोदी का
या अन्य बहुत सारे हुए, इंदिरा गांधी, उनकी लीडरशिप को कोई चुनौती नहीं थी। वो राजनीतिक व्यवस्था की वैधता की स्थिति प्राप्त करने की थी। और आधुनिक युग में राजनीतिक व्यवस्था की वैधता प्राप्त करने के लिए, ये उसको स्थिर रखने के लिए प्रभावकता का साधन सर्वोपरि है, सर्वोत्तम है। और व्यवस्था प्रभावी उसके लिए अपने लिए वैधता बनाए रखने की आशा अपेक्षा की जा सकती है। धन्यवाद। नेक्स्ट कल।